एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी हब। मैं डॉक्टर सिमरन आपका सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ बायोलॉजी हब चैनल में। और अभी तक आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ टॉपिक। सो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका कंट्रोल इन जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। ये टॉपिक बेसिकली आपका CSIR नेट लेवल का है, लाइफ साइंस जो ऑप्ट कर रहे हैं। सो अगर CSIR नेट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, इफ़ दे वांट टू टेक ऑनलाइन क्लासेस दे कैन कॉन्टैक्ट मी। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सो आपका एज वी नो दैट DNA लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ mRNA, right? And this process by which DNA leads to the formation of mRNA is basically known as transcription. Okay, then mRNA leads to the formation of protein, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन. So we have to remember this, that the process by which DNA gets converted into mRNA is transcription, and from mRNA to protein is translation. And then transcription is also divided into three phases, that is initiation, then elongation, and then last is the termination. Initiation means जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन जब स्टार्ट हो रही है यानी DNA से जब mRNA बनना शुरू हो रहा है तो वो इनिशिएशन है. इलोंगेशन में जब आपकी mRNA चेन एक्सटेंड हो रही है, दैट इज़ योर एक्सटेंशन. एंड टर्मिनेशन जहाँ पे आपका अब mRNA बनना बंद हो जाएगा. सो नाउ जब हम बात कर रहे हैं कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, इट इज़ बेसिकली एट द लेवल ऑफ इनिशिएशन. सो अगर आप इनिशिएशन को टारगेट कर देंगे कि आप अगर प्रोटीन, आप किसी जीन की ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होने देंगे तो वो प्रोटीन बनेगा ही नहीं. सो इफ़ यू वांट कि आपका कोई पर्टिकुलर प्रोटीन ना बने तो आपको उसके mRNA नहीं बनने देना. और mRNA को आप कब नहीं बनने दे सकते? जब आप उसकी इनिशिएशन को टारगेट करें, ठीक है. तो इफ़ यू वांट दैट सर्टेन प्रोटीन शुड नॉट बी फॉर्म्ड इनसाइड द सेल, देन यू हैव टू target the initiation process during transcription. Okay, so now in most bacteria and other single celled organisms, gene expression, okay, so gene expression जो है वो आपका इस तरीके से चलता है कि जो भी आपका इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली जीन एक्सप्रेशन चलता है. बिकॉज बैक्टीरिया इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट कैन नॉट वेस्ट मच ऑफ द एनर्जी इन प्रोड्यूसिंग समथिंग विच इज़ ऑफ नो यूज़. ओके, तो ऑर्गेनिज्म वही बनाएगा जो उसको उस टाइम पे ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू इट्स इन्वायरमेंट, ठीक है. तो इसीलिए जो भी आपके बैक्टीरियाज हैं वो वही सब कुछ बनाएंगे जो आपके अपने जिस इन्वायरमेंट में उनको रहने के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए वो उन्हीं जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन करके प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है. एंड एट एनी गिवन टाइम a bacterial cell normally synthesize only those protein of its entire proteome required to survive under the particular condition. तो जितना भी उसका प्रोटियोम है, प्रोटियोम मीन्स जितने भी वो प्रोटीन्स वो बना सकता है, लेट्स से 200 प्रोटीन्स जो है एक बैक्टीरिया बना सकता है. नाउ इन अ पर्टिकुलर कंडीशन ओनली आई वुड से 50 प्रोटीन्स वुड बी एक्सप्रेस्ड एंड रेस्ट 150 जो है वो एक्सप्रेस नहीं होंगे. ऐसा क्यों? दिस इज़ बिकॉज बैक्टीरिया सिर्फ वही प्रोटीन्स बनाएगा इस वक्त जो उसको बहुत नेसेसरी है सरवाइव करने के लिए. वो फालतू प्रोटीन्स पे अपना एनर्जी नहीं वेस्ट करेगा, सिर्फ वो ही बनाएगा जिसकी उसको ज़रूरत है सरवाइव करने के लिए, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, इन ई कोलाई हाफ ऑफ द जीन्स आर क्लस्टर्ड इनटू ओप्रॉन्स. अच्छा, जैसे कि हमारे ह्यूमंस में आपका एक जीन से एक प्रोटीन बनता है, बट नॉर्मली आपके जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरिया में ये देखा गया है कि आपके ओप्रॉन्स होते हैं. ओप्रॉन्स का मतलब है कि जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे है, जैसे कि मान लीजिए ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस का. अब ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस में आपके 5 एंजाइम्स चाहिए. दैट 5 एंजाइम्स वुड बी रेगुलेटेड बाय 1 प्रमोटर. तो वो एक ही स्ट्रेच में एक ही प्रमोटर उन्हें कंट्रोल कर रहा होगा, अलग अलग प्रमोटर नहीं कंट्रोल कर रहे होंगे. तो इसीलिए आपके 5 जीन्स जो हैं वो एक ही प्रमोटर कंट्रोल करता है. सो वी से कि दे आर अंडर रेगुलेशन ऑफ 1 ओप्रॉन.
So in E. coli, half of the genes are basically clustered into operons, okay, and which are involved in a particular metabolic pathway, जिसका एग्जाम्पल है ट्रिप्टोफैन ओपरॉन, जिसके अंदर 5 एंजाइम्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन, तो वो एक ही आपके प्रमोटर के कंट्रोल में होते हैं. सिमिलरली लैक ओपरॉन जो है, नाउ लैक ओपरॉन में वो एंजाइम्स होते हैं जो बेसिकली आर इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज, एंड वी नो लैक्टोज इज अ मिल्क शुगर. ओके, नाउ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ operons as well as of isolated genes is controlled by interplay or between your RNA polymerase and specific repressor and activator proteins. इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका ट्रांसक्रिप्शन है इन ओपरॉन से, दैट आर बेसिकली रेगुलेटेड बाय योर रिप्रेसर एंड एक्टिवेटर्स. एज द नेम सजेस्ट, रिप्रेसर क्या होगा, जो रिप्रेस करे आपकी ट्रांसक्रिप्शन को, एंड एक्टिवेटर वो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे जो आपके एक्टिवेट करें आपके जीन ट्रांसक्रिप्शन को. तो आपके जो भी ट्रांसक्रिप्शन है ओपरॉन से वो रेगुलेटेड होती है बाय एक्टिवेटर्स एंड रिप्रेसर. वो इसलिए क्योंकि आपके ये पाथवेज हमेशा ऑन नहीं रहते. मान लीजिए ट्रिप्टोफैन ओपरॉन तभी आपका काम करेगा जब ट्रिप्टोफैन की ज़रूरत है आपके बैक्टीरिया को, या लैक्टोज ऑपरॉन तभी ऑपरेट करेगा जब लैक्टोज है बैक्टीरिया के पास. जब लैक्टोज बैक्टीरिया के पास होगी ही नहीं तो उसको मेटाबोलाइज करने के लिए फालतू में अपने एंजाइम्स क्यों बनाने हैं. तो दैट्स व्हाई आई सेड कि आपके वही सेट ऑफ जीन्स एक्सप्रेस होंगे आपके बैक्टीरिया में जिनकी उसको सर्वाइव करने के लिए रिक्वायरमेंट है. ठीक है, और वो यहाँ से पता चल रहा है. अगर नहीं ज़रूरत तो वो रिप्रेसर से उनका ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटेड रहेगा. देन जो ट्रांसक्रिप्शन है वो आपका आरएनए पॉलीमरेज करेगा, और आरएनए पॉलीमरेज आपका तभी ट्रांसक्रिप्शन करेगा जब वो एक स्पेशल इनिशिएशन फैक्टर के साथ बाइंड होगा जिसे हम सिग्मा 70 कहते हैं. ठीक है, इसका नाम आपको याद रखना है. So up next, now initiation of lac operon transcription. So we are going to discuss lac operon in detail. तो अब होता क्या है, मान लीजिए पहला केस है कि आपका लैक्टोज है ही नहीं है, लैक्टोज एब्सेंट है. सो फर्स्ट केस इज लैक्टोज नहीं है, नेगेटिव. तो अब क्या होगा, लैक ओपरॉन से कोई आपकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी. नो ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम लैक ओपरॉन, और वी कैन से कि जो आपका लैक ओपरॉन है वो रिप्रेस्ड रहेगा. अच्छा, नाउ सेकंड केस में अब आपका ये है कि सेकंड केस में आपका लैक्टोज भी प्रेजेंट है और ग्लूकोज भी प्रेजेंट है. अब इस सिचुएशन में क्या होगा, जब दो शुगर्स प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली जो ग्लूकोज है वो ज़्यादा प्रेफर्ड शुगर होती है. तो आपका उस केस में भी लैक ओपरॉन जो है वो थोड़ा बहुत एक्टिवेटेड रहेगा बट मोस्टली इनहिबिटेड रहेगा. आपका ग्लूकोज जो है उसको ज़्यादा यूज़ किया जाएगा एनर्जी के लिए, बिकॉज लैक्टोज प्रेजेंट है इसलिए थोड़ा बहुत उसका ओपरॉन काम करेगा बट जनरली रिप्रेस्ड रहेगा. सो ई कोलाई सेल्स प्रेफरेंशियली मेटाबोलाइज ग्लूकोज, द सेंट्रल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. यानी प्रेफरेंस तो ग्लूकोज को मिलेगी. लैक्टोज ठीक है आ गया है तो ट्रांसक्रिप्शन थोड़ी बहुत हो जाएगी बट नॉट वेरी हाई. ओके, अब थर्ड केस है. थर्ड केस में अब आपका ग्लूकोज एब्सेंट है, यानी आपका ग्लूकोज नेगेटिव है लेकिन लैक्टोज पॉजिटिव है, यानी लैक्टोज प्रेजेंट है एंड ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है. तो अब तो सेल के पास सिर्फ लैक्टोज ही है और कुछ चारा उसके पास बचा नहीं है, उसको लैक्टोज से काम चलाना पड़ेगा. तो अब जो लैक ओपरॉन है वो हाईली स्टिमुलेटेड होगा और रिप्रेशन से बाहर होगा और ट्रांसक्रिप्शन करेगा. सो लैक्टोज इज मेटाबोलाइज्ड एट अ हाई रेट ओनली व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड ग्लूकोज इज लार्जली डिप्लीटेड फ्रॉम द मीडिया. सो इस केस में अब आपके जो बेसिकली लैक ओपरॉन है वो फुली फंक्शनल होगा. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स नाउ. अब आपका सेट ऑफ जीन्स क्या क्या है. सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि यू हैव अ प्रमोटर. प्रमोटर पे बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज. प्रमोटर के बिल्कुल बगल में है ऑपरेटर. अब ऑपरेटर पे कौन बाइंड करेगा, ऑपरेटर पे बेसिकली आपके रिप्रेसर या फिर एक्टिवेटर बाइंड करेंगे. ठीक है, तो बेसिकली रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर रीजन पे बाइंड करे रखता है ताकि आपके लैक ओपरॉन की, जब लैक ओपरॉन की ज़रूरत नहीं होती तो रिप्रेसर ऑपरेटर पे बाइंड करे रखता है. इससे क्या होगा कि पॉलीमरेज अगर बाइंड भी कर गया तो वो आगे नहीं जा पाता क्योंकि रिप्रेसर यहाँ पे बाउंड होता है.
इसीलिए आपकी ट्रांसक्रिप्शन हो नहीं पाती। ठीक है, अब सेकंड केस, जब आपका लैक ओपरॉन फंक्शनल तब होता है जब ये ऑपरेटर फ्री होता है। ऑपरेटर पे अगर अब आपका कोई रिप्रेसर नहीं बाइंड है, और ऑब्वियसली वो कब एब्सेंट होगा, जब आपका लैक्टोज प्रेजेंट होगा, क्योंकि लैक्टोज क्या करता है, आपके रिप्रेसर के साथ बाइंड कर देता है और उसको हटा देता है यहाँ से ऑपरेटर से। तो लैक्टोज जो है वो आपके रिप्रेसर के साथ बाइंड करके उसको ऑपरेटर से हटा देता है। तो प्रमोटर पे आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया हुआ है अलॉन्ग विथ जो साइक्लिक एएमपी एंड कैप है, ये बेसिकली एक्टिवेटर प्रोटीन्स हैं, ये बाइंड करेंगे। और अगर आपके ऑपरेटर पे रिप्रेसर नहीं है तो आपकी ट्रांसक्रिप्शन होगी। और आपके लैक्टोज के अंदर मेटाबॉलिज्म में 3 सेट ऑफ जीन्स इन्वॉल्व हैं, लैक जी, लैक वाई, लैक ए। लैक जी जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। ठीक है, आपका जो लैक ए है वो ट्रांस एसिटाइल, लैक ए परमिएज है, एंड लैक वाई आपका ट्रांस एसिटाइलेज है। नाउ दिस इज़ द होल प्रोसेस। अब हम ये इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। नाउ अब इसमें क्या हो रहा है कि देखिए, सबसे पहले आपका फर्स्ट केस लेते हैं। यहाँ पे आपका अब आपका लैक्टोज जो है वो प्रेजेंट नहीं है। अब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो लैक रिप्रेसर बाइंड किया हुआ है ऑपरेटर रीजन पे। तो जो येलो रीजन है आपको इस केस में नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको येलो रीजन ये वाला नहीं दिख रहा है। वो इसीलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे रिप्रेसर बाइंड हुआ हुआ है। तो रिप्रेसर बाइंड हुआ हुआ है तो आपका आरएनए पॉलीमरेज अपनी सिग्मा 70 सब यूनिट के साथ आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, तो आपकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पा रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये है फर्स्ट केस। सेकंड केस में अब आपका लैक्टोज भी है लेकिन ग्लूकोज भी है। अब जब ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों होगा तो ग्लूकोज को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। तो इस केस में भी क्योंकि लैक्टोज प्रेजेंट है और वो रिप्रेसर के साथ बाइंड करके उसको हटा देगा, तो आपकी लो ट्रांसक्रिप्शन होगी। तो ट्रांसक्रिप्शन तो होगी यहाँ पे लेकिन लो होगी, कम बनेगा। आपके जो आपके लैक्टोज के लिए जो आपके जो जीन्स चाहिए मेटाबोलाइजेशन के लिए वो कम एक्सप्रेस होंगे। अब थर्ड केस है जब आपका लैक्टोज प्रेजेंट है और ग्लूकोज बिल्कुल भी नहीं है। अब ग्लूकोज नहीं है तो आपका जो कैप प्रोटीन है वो हाईली एक्टिव होगा, वो आपके आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करेगा और आपका जो लैक्टोज है वो रिप्रेसर को हटा देगा। और अब आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई रेट पे होगी। अब आप देख सकते हैं आपकी कितनी ज़्यादा एमआरएनए की कॉपीज़ बन रही है। सो दिस इज़ हाउ योर होल प्रोसेस गोज़। ओके, नाउ यही आपका इसी का ही एक एलैबोरेशन है कि आपका जब रिप्रेसर बाइंड होता है तो आपकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती है। जैसे ही लैक्टोज ज़्यादा होता है और ग्लूकोज कम होता है तो इस रिप्रेसर के साथ आपका लैक्टोज बाइंड करके उसको हटा देता है, आपकी ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाती है। एंड आपका जो लैक जी है वो आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहा है, लैक वाई आपका परमीज बना रहा है, लैक ए आपका ट्रांस एसिटाइलेज बना रहा है। ठीक है, एंड देन लेट्स सी कि एंजाइम्स का फंक्शन क्या है। जो लैक जी है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है जिसका काम क्या है, लैक्टोज को तोड़ना। क्योंकि ये क्या है, लैक ऑपरॉन किस लिए काम कर रहा है, आपका बेसिकली मेटाबोलाइजेशन ऑफ लैक्टोज। तो लैक्टोज आपका कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। उसके बाद लैक वाई जो है वो आपका परमीज है। परमीज क्या करता है, वो एंट्री में हेल्प कर रहा है। ये शटल प्रोटीन है आपका, जो आपका बेसिकली मेम्ब्रेन प्रोटीन जो आपके ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है। तो जो आपकी लैक्टोज है उसको सेल के अंदर लाने में काम कर रहा है। और लैक ए जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज है, जो एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफ़र करता है आपके लैक्टोज को, ताकि वो आपका फिर मेटाबोलाइज हो सके। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ द होल प्रोसेस एंड इज़ रेगुलेटेड। तो इससे ये हमें पता चलता है कि कैसे आपका पूरा जो प्रोसेस है वो रेगुलेटेड है आपके प्रोकैरियोट्स में, जिनके अंदर आपका इकोलाई का हमने एग्जाम्पल लिया। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, एंड प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको CSIR नेट लाइफ साइंस का कोर्स ज्वाइन करना है, इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई, सो डू मैसेज मी। ओके, सो तब तक ध्यान रखिए अपना। बाय बाय।